नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोमोलॉजी में प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के बारे में कि प्लांट को हम प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि राइस की जो क्रॉप होती है, बोले तो जो धान की या चावल की जो क्रॉप होती है, उसमें कौन कौन से मेजर इंसेक्ट और पेस्ट लगते हैं और उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए और ये पेस्ट जो होते हैं वो दिखते कैसे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक टर्म होता है, इस टर्म का नाम है प्रो पेस्टिसाइड्स। ये प्रो पेस्टिसाइड्स होता क्या है, तो इसको अगर हम समझते हैं तो इट इज़ ए प्री पेस्टिसाइडियली एक्टिव मटेरियल और कंपाउंड which is its original form is inactive and is transformed into an active state by a plant, animal या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बात समझना, प्रो पेस्टिसाइड्स होते हैं एक तरीके के ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसे रहते हैं, वो बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं। ओरिजिनल फॉर्म ये बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं, ये किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। कहने का मतलब अगर इसको पेस्ट पर डाल दिया जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये ह्यूमन या फिर प्लांट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरीके के होते हैं, उनके जब संपर्क में आते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट या फिर एनिमल इनको क्या करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तब ये पेस्टिसाइड के रूप में काम करना शुरू कर देता है। जैसे हमने क्या लिया, हमने एक मांस का टुकड़ा ले लिया, ठीक। अब इस मांस के टुकड़े को क्या किया, फर्मेंट करवा दिया, उसमें ढेर सारे कीड़े मकोड़े लग गए तो वो जहरीला हो गया, फिर उसको हमने किसी को खिला दिया तो खा के मर गया। इस तरीके का होता है ये, जिसको हम बोलते हैं प्रो पेस्टिसाइड्स। जैसे इसके एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एसीफेट आता है और इसके बाद कैरेटाप हाइड्रोक्लोराइड आता है। ये जो दो होती हैं, ये दोनों एक तरीके के प्रो पेस्टिसाइड्स होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के बारे में। तो प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो कि बुक में दिया गया है वो दो इक्विपमेंट दिए गए हैं। एक तो डस्टर दिया गया है और दूसरा दिया गया है स्प्रेयर। तो डस्टर का क्या मतलब होता है, देखो कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जिनको पौधों पर छिड़कने के लिए, यानी कि उनको बुरकने के लिए, डस्टिंग करने के लिए हमें डस्टर की ज़रूरत पड़ती है। वो पाउडर फॉर्म में आते हैं। जैसे मान लो कोई लिक्विड फॉर्म में है तो उसको तो हम स्प्रे कर देंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ पाउडर फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, तो पाउडर फॉर्म में जो होता है उसको हम बुरकते हैं, ठीक। उसको छिड़कना नहीं बोलते, उसको बुरकना बोलते हैं। और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको डस्टिंग कहते हैं, ठीक। तो इसी डस्टिंग की प्रक्रिया को करने के लिए क्या यूज किया जाता है, डस्टर यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ ए फैन एंड ब्लोअर एंड ए टाइप ऑफ कंटेनर नेम्ड हॉपर। इसमें बात समझना, इसमें तीन चीज़ होता है। एक तो फैन होता है और एक हॉपर होता है और एक ब्लोअर होता है। फैन का क्या काम होता है, फैन बहुत तेज़ी से हवा निकालता है, ठीक। उसके बाद जो ब्लोअर का काम होता है, ब्लोअर का काम होता है कि हवा उधर से निकलती है और हम उसको पकड़ के ऐसे, जैसे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इधर से जो निकल रहा है इसको हम बोलते हैं ब्लोअर, और इसके अंदर ये जो लगा है इसको बोलते हैं फैन। अब इसके अंदर ये पीछे जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हॉपर। ये एक कंटेनर होता है। तो इस कंटेनर में क्या होता है कि पाउडर भरा रहता है। तो इधर से फैन से हवा जाती है, इन्वायरमेंट की जो हवा होती है वो अंदर जाती है, और उधर हॉपर जो होता है, बोले तो जो कंटेनर होता है, वहाँ से पाउडर आता है। और ये फिर दोनों बहुत तेज़ी से हवा निकल रही होती है, तो उसी में ये पाउडर थोड़ा सा छिड़क उठता है और ये हवा की वजह से इतनी तेज़ से निकलता है बाहर कि ये पूरा ऐसे धुआं कर देता है और बुरक उठता है। जैसे अगर आप ऐसे समझो कि आप अपने मुंह से फूंको और मुंह से फूंकते हुए ऐसे हाथ से ऊपर से उस पर थोड़ा पाउडर डालते रहो, तो आप देखोगे कि क्योंकि हवा बराबर निकल रही है, उसमें जैसे ही पाउडर पड़ेगा वो तुरंत ही फैल जाएगा। तो इसी तरीके का जो प्रिंसिपल होता है वो डस्टर का काम वो डस्टर करता है, ठीक। तो मेनली अगर हम बेसिक रूप से बात करें तो डस्टर ये एक तरीके की ऐसी मशीन होती है जो कि पाउडर को
डस्टिंग करने के लिए काम में लाई जाती है। ठीक, टू प्रोड्यूस एयर ब्लास्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल। ये एयर ब्लास्ट पैदा करता है, मतलब इसमें से जो हवा निकलती है वो बहुत तेज़ी से निकलती है, और इसी हवा का जो ब्लास्ट होता है, मतलब ऐसे हवा निकलती है और बहुत तेज़ी से निकलती है, तो इसी हवा के निकलने में और उसी में पाउडर मिक्स हो जाता है, तो हवा उसको बहुत दूर तक फैला देती है। ठीक, द एफिशिएंसी ऑफ डस्टिंग इज़ 10 टाइम मोर देन स्प्रेइंग। जो डस्टिंग होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर हम कंपेयर करें स्प्रे से। जो हम लिक्विड फॉर्म में जो स्प्रे करते हैं उससे ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है डस्टिंग। बट द एवरेज जॉब ऑफ स्प्रे इज इक्विवेलेंट टू वेरी गुड डस्टिंग। कहने का मतलब ये है एक एवरेज, बट द एवरेज जॉब ऑफ स्प्रे, अगर हमने स्प्रे किया, एवरेज में कोई स्प्रे किया, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा एक गुड डस्टिंग के। बात समझना इसको ध्यान से। स्प्रे करना थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ा सा आसान इस वजह से होता है कि अगर मान लो थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है तो भी हम स्प्रे आराम से कर सकते हैं, लेकिन डस्टिंग में अगर हवा चल रही है तो हम प्रॉपर तरीके से इसको नहीं छिड़क सकते हैं, क्योंकि हवा चलेगी तो ये फैल जाएगा खेत में। अगर हम चाह रहे हैं कि केवल खरों पे, जैसे मान लो हमने ऐसा सेलेक्ट किया कि हमको केवल इस सेलेक्टेड लाइन में ही डालना है, अगल बगल में नहीं डालना है। सेलेक्टेड लाइन का मतलब कि बीच में खरपतवार है, वहाँ पर हमको डालना है। कोई मान लो हरवी साइड है, उसको हमें डालना है, लेकिन अगर हवा चलती रहेगी तो हम प्रॉपरली उसको रोक नहीं पाएंगे। हवा चलेगी तो वो दूसरी जगह भी उड़ के चली जाएगी, तो इसको काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन एफिशिएंसी डस्टिंग की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद अगर हम दूसरा तरीका बात करें तो दूसरा तरीका जो है प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का, वो है स्प्रेयर। इससे भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का जो स्प्रे है वो किया जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जो कुछ भी लिक्विड फॉर्म में है उसको स्प्रे किया जाता है। अगर सबसे सिंपल स्प्रे की हम बात करें तो आप लोग जब नाई के दुकान पे जाते हैं, बार्बर की शॉप पे, जब अपने बाल कटवाते हैं तो नाई क्या करता है कि आपके बालों को थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए एक मशीन होती है, उसमें बोतल होती है, उसी बोतल को ऐसे ऐसे करता है तो उसमें से स्प्रे से ऐसे पानी की बौछार होती है। तो उसी सबसे छोटा रूप क्या है, वही स्प्रे है। आप लोग खेतों में देखते होंगे कि एक पीठ पे लाद के हाथ से चलाते हैं, नैप से एक स्प्रेयर, वो भी होता है। ट्रैक्टर से भी स्प्रे किया जाता है। इसके साथ साथ अब तो जो कुछ डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत लंबे स्केल पर खेती होती है, बड़े बड़े खेत होते हैं, बहुत बड़े बड़े जोत होते हैं, वहाँ पर लोग हेलीकॉप्टर से फिर स्प्रे भी करते हैं। तो स्प्रे का अगर हम बात करें तो स्प्रे आर द मोस्ट कॉमनली यूज इन पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन के लिए स्प्रे ज़्यादातर यूज किया जाता है। अब स्प्रे की साइज जो होती है वो माइक्रोन में होती है, यूनिट में। अब बात समझना, कई तरीके के स्प्रे किए जाते हैं। जैसे जब हम स्प्रे करते हैं तो हमको बूंदों को कितना रखना है, मतलब बड़ी बूंद या उससे छोटी या बहुत छोटी या सबसे छोटी, इस तरीके से स्प्रे में जो मतलब स्प्रे की जो बूंदें होती हैं, पानी के बहुत पतले पतले महीन से कण निकलते हैं और ये पत्तियों पर जाके पड़ जाते हैं। स्प्रे का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है। बहुत प्रेशर से उसमें से लिक्विड को निकाला जाता है और वो प्रेशर से निकलता है, तो जहाँ से निकलता है वो बहुत पतली सी जगह होती है, लेकिन जैसे ही वो इन्वायरमेंट में आता है तैसे प्रेशर एकाएक ख़त्म हो जाता है। तो प्रेशर जैसे ही बहुत तेज़ी से रिड्यूस होगा तो जो अंदर का प्रेशर है वो उसको फैला देता है। तो इसी वजह से वो जो पानी होता है या लिक्विड होता है वो बहुत ही माइन्यूट से बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। तो वो कई तरीके का होता है। जैसे एक कोर स्प्रे होता है, तो कोर स्प्रे का जो डायमीटर होता है, जैसे ऐसे ऐसे बूंदें बनती हैं। अब इसको इमेजिन कर लेना कि ये बड़ी से लेके इधर छोटी तक है। तो ये जो होता है 400 माइक्रोन या उससे बड़ा, 400, 500, 600 माइक्रोन के ऊपर तक इतना है अगर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोर स्प्रे। यानी कि इसमें जो बूंदें निकलती हैं वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी ड्रॉप्स होती हैं। अब इतनी ड्रॉप नहीं होती, इतनी बड़ी ड्रॉप नहीं होती, जैसे हम जब हमारी उंगलियों से जो पानी गिरता है उतना बड़ा ड्रॉप नहीं होता है। ये ड्रॉप होता है, छोटा होता है, लेकिन ये कोर स्प्रे अन्य की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। फाइन स्प्रे का जो डायमीटर होता है, ये मैं जो बता रहा हूँ, ये 200 से 100 से 400, ये इस बूंद का डायमीटर है। इसका डायमीटर 100 से 400 माइक्रोन तक होता है। मिस्ट का जो होता है वो होता है 100 से 150 का, 100 से 150 के आसपास तक का जो होता है डायमीटर, वो मिस्ट का होता है। इससे भी छोटा जो हो जाता है तो उसको हम फॉग बोलते हैं। 1 से लेके
50 माइक्रोन तक की जो बूंदें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। और इसके बाद 0.001 या 0.1 इसके बीच के रेंज के जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्मोक, यानी कि कोहरा। आप देखते होंगे कि कोहरा जो होता है वो हमको पास में नहीं दिखता है, क्योंकि उसके कण जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, और दूर हमको ढेर सारा कोहरा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट भले हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जाके फिर बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, तो हमको फिर वो इस वजह से दिखने लगते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि हमको नज़दीक से दिखे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट होता है। तो कोहरा जो होता है वो इतने डायमीटर का होता है, उनकी जो बूंद बनती है। ठीक, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल फॉर राइस। राइस में जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे कोई पेस्ट है, उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कितना। जैसे मान लो कोई एक पेस्ट है, उस पेस्ट का इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल राइस में क्या है, इसके बारे में बात करेंगे प्रैक्टिकली। जैसे अभी उस दिन तो मैंने समझाया था कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ये होता है कि जब हमें अपने खेत में दवा डाल देनी चाहिए, तो किस पेस्ट की कितनी जनसंख्या हो जाने पर हमको दवा डाल देनी चाहिए, किसमें, राइस में, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हिस्पा जो होता है, हिस्पा अगर 1 से 2 एडल्ट पर हिल मिलने लगे, पर हिल का मतलब समझते हो, जो हम धान लगाते हैं तो धान एक जगह पे हम 3-4 धान के जो सीड के जर्मिनेटेड वो प्लांट्स होते हैं उनको लगाते हैं छोटे छोटे। तो ये जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से होता है ना, धान लगाया जाता है। तो एक जो ये लग रहा है इसको हम एक हिल बोलते हैं। अगर एक हिल पर 1 या 2 एडल्ट हमको देखने को मिल जाए हिस्पा के, ये राइस हिस्पा होता है, इस तरीके से दिखता है। अगर एक हिल में 1 या 2 दिख जाएं, एक हिल में बहुत ढेर सारी पत्तियां होती हैं, लगभग 100 के आसपास पत्तियां हो सकती हैं, 50 से लेकर 150 के तक पत्तियां होती हैं। तो अगर 1 से 2 एडल्ट हमको दिखने को मिल जाए हर हिल पे, एक हिल पे, ऐसे किसी रेंडमली चेक कर लेंगे, अगर हमको इतना दिख जाएगा तो इसका मतलब कि हमें अब इसमें इंसेक्टिसाइड डाल देनी चाहिए, वरना हमारी जो फसल होगी वो ख़राब होने लगेगी। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर की। ब्राउन प्लांट हॉपर, ये 5 से 10 हॉपर पर हिल अगर हमको देखने को मिल जाए तो हम इसको मान लेते हैं कि ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच गया है, अब हमें दवा इसमें डाल देनी चाहिए, पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देना चाहिए। Avoiding use of excess nitrogen which increase population of brown plant hopper and leaf folder। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला तो जब हम नाइट्रोजन ज़्यादा डालते हैं तो नाइट्रोजन ज़्यादा डालने की वजह से जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है इसकी जनसंख्या बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ जो लीफ फोल्डर एक इंसेक्ट होता है इसकी भी जनसंख्या बढ़ जाती है। तो इसी वजह से जो रिकमेंडेड डोज है नाइट्रोजन एप्लीकेशन की, केवल हमको उतना ही डालना चाहिए। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो आप लोगों को मैंने सॉइल साइंस में एक चीज़ और पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि नाइट्रोजन अगर रिक्वायर अमाउंट से ज़्यादा डाल देते हैं तो पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है और डिजीज़ के प्रति वो प्लांट ससेप्टेबल हो जाता है। बोले तो उसमें डिजीज़ लगना और उसमें इंसेक्ट पेस्ट का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देने लगता है अगर हमने नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दिया। तो इसी वजह से हमको एक प्रॉपर अमाउंट नाइट्रोजन जितना की रिक्वायरमेंट होता है केवल उतना ही डालना चाहिए। इसके साथ साथ हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए। इसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, पहले एक बार धान की फसल को गीला कर देंगे, उसके बाद फिर उसको सूख जाने देंगे, फिर गीला कर देंगे, फिर सूखा देंगे। तो इसी तरीके से वेट और ड्राई करते रहेंगे तो जो हमारा ब्राउन प्लांट हॉपर है ये इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। अवॉइड क्लोज प्लांटिंग इन केस ऑफ ब्राउन प्लांट हॉपर एपिडेमिक एरिया। मतलब अगर अवॉइडेड क्लोज प्लांटिंग, अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहां ब्राउन प्लांट हॉपर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहां आपको संभावना है कि यहाँ ब्राउन प्लांट हॉपर लग सकता है, तो उस एरिया में क्या करना चाहिए कि हमको जो प्लांटिंग कर रहे हैं, हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं जो धान की, वो थोड़ा सा क्या करना चाहिए, थोड़ा सा दूर दूर करना चाहिए, पास नहीं करना चाहिए। पासिंग द रोप ऑन द क्रॉप एंड ड्रेनिंग ऑफ वाटर फॉर केस वर्म। केस वर्म के लिए तो ड्रेनिंग वाटर कर देना चाहिए। एक बार पहले सिंचाई करो, खेत में पानी भर जाए तो फिर पानी को निकाल दो, तो उसी पानी की सतह के ऊपर तैरते हुए जो केस वर्म होता है ये निकल जाता है। और पासिंग द रोप, एक क्या करो कि खेत में, जैसे मान लो ये पूरा एक खेत है,
ठीक। अब एक आदमी यहाँ पर रस्सी लेके खड़ा हो जाए और वही रस्सी लेके यहाँ एक आदमी आ जाए। अब ये दोनों आदमी ऐसे पैरेलली चलते रहेंगे तो क्या होगा कि ये जो रस्सी है ये ऐसे चलती जाएगी और पूरा एक तरीके से जो ऊपर वाली जो पत्तियाँ होती हैं जहाँ पर ब्राउन प्लांट हॉपर बैठे होते हैं, ऐसे अगर आप जल्दी से लेके जाएंगे दौड़ते हुए, या इधर से लेके गए फिर उधर से ले आए फिर इधर से लेके गए, ऐसे ऐसे अगर आप कई बार करेंगे तो पौधे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो प्लांट हॉपर होते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर, ये भाग जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। पासिंग द रोप ऑन द क्रॉप के ऊपर से ऐसे रोप हम एक रस्सी ऐसे सरका देते हैं। जैसे मान लो ये पौधा है, ये ढेर सारे ऐसे पौधे हैं, तो हमने रस्सियों को ऐसे किया तो रस्सी ऐसे गई तो पौधे ऐसे लटकते हुए चले जाएंगे, फिर बाद में सीधे हो जाएंगे, लेकिन एक बार पौधा कायदे से हिल जाएगा तो ब्राउन प्लांट हॉपर जो उस पर बैठा था वो उड़ जाएगा। यूजिंग द लाइट ट्रैप टू मॉनिटर ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन प्लांट हॉपर एंड स्टेम बोरर, ये जो 3 इंसेक्ट होते हैं, चाहे ब्राउन प्लांट हॉपर हो, चाहे ग्रीन प्लांट हॉपर हो और चाहे इसके साथ साथ स्टेम बोरर हो, इन तीनों तरीके के इंसेक्ट को रोकने के लिए हम लाइट ट्रैप का यूज कर सकते हैं। लाइट ट्रैप क्या होता है? एक तरीके का ऐसा जगह होता है जहाँ पर एक बल्ब लगा होता है और उस बल्ब के पास जब इंसेक्ट आता है तो वो एक तरीके का ऐसे बना होता है जिसमें वो फंस जाता है। जैसे अगर हम उसको एक बना दें ऐसे छोटा सा, कैसे बनता है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके को कुछ बनता है और यहाँ पर ऐसे बल्ब लगा होता है। अब इसमें क्या होगा कि ऐसे बल्ब लगा होगा और ये वाला जो एरिया है ये ऐसे खुला रहता है, ये थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए कहीं कहीं पर लगा रहेगा, बाकी खुला रहेगा। तो इंसेक्ट क्या करेगा कि यहाँ से आएगा तो दौड़ के आएगा इसके पास, इस लाइट के पास, और ये जो सतह होती है बहुत चिकनी सी होती है, अगर जैसे ही इस पर बैठेगा तो तुरंत ही वो गिर जाएगा इस डब्बे के अंदर, और फिर इस डब्बे में गिर जाने के बाद फिर वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये लाइट ट्रैप होता है। इस ट्रैप का यूज किया जाता है इनको पकड़ने के लिए, चाहे ब्राउन प्लांट हॉपर हो, चाहे फिर वो ग्रीन प्लांट हॉपर हो और चाहे स्टेम बोरर हो, इन तीनों को पकड़ने के लिए लाइट ट्रैप का यूज किया जाता है। लाइट ट्रैप में आएंगे, उसी ट्रैप में फिर फंस जाएंगे, फिर निकल नहीं पाएंगे, उनको हम ले जाएंगे और उनको फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे। आगे बात करते हैं क्लिपिंग ऑफ सीडलिंग टिप ऑफ राइस, क्लिपिंग ऑफ सीडलिंग टिप्स फॉर राइस हिस्पा थ्रिप्स येलो स्टेम बोरर। बात समझना, चाहे वो थ्रिप्स हो, चाहे वो येलो स्टेम बोरर हो और चाहे फिर हिस्पा हो, राइस हिस्पा ये होता है राइस हिस्पा, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, क्लिपिंग ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग में जो सीडलिंग जो होती है उसकी टिप को हम तोड़ देते हैं। मतलब जब धान की नर्सरी तैयार हो जाती है और धान की नर्सरी तैयार हो जाने के बाद जब हम उसको मेन फील्ड में ले जाके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उस स्थिति में अगर हम ऊपर की पत्तियों को थोड़ा थोड़ा काट दें तो इससे क्या होगा कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो कम हो जाएंगी, तो फिर इनका जो प्रभाव है इन तीनों का ये थोड़ा सा कम हो जाता है। क्लिपिंग कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इस तरीके से हो जाता है, या फिर उसको मोड़ देते हैं। यूज ऑफ NSKE नीम कोटेड कर्नल एक्सट्रैक्ट 50% और नीम ऑयल फॉर ईयर हेडबग, जो ईयर हेडबग होता है इसको कंट्रोल करने के लिए नीम ऑयल का यूज करते हैं, या फिर नीम के कर्नल जो होती है यानी कि नीम का जो सीड होता है उसके एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो ईयर हेडबग होता है इससे निजात मिल जाती है। एक तरीके का ये पेस्टिसाइड के रूप में काम करता है। मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स भी होते हैं जो कि प्लांट बेस्ड होते हैं, मतलब वो प्लांट से बनाए जाते हैं पेस्टिसाइड, जिसमें नीम का नाम था एजाडारेक्टिन करके एक, उससे पेस्टिसाइड बनाया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल फॉर कॉटन। कॉटन के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से तरीके हैं, उसमें जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल फॉर डिफरेंट पेस्ट। कॉटन के लिए, कॉटन में डिफरेंट टाइप के जो पेस्ट लगते हैं उनका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे लीफ हॉपर होता है, अगर एक लीफ में आपको 1 या 2 देखने को मिल जा रहा है, 1 या 2, एक लीफ पे 1 या 2 आपको देखने को मिल जा रहा है लीफ हॉपर, तो इसका मतलब कि हमको अब दवा डाल देनी चाहिए लीफ हॉपर कंट्रोल के लिए। वहीं वाइट फ्लाई अगर 5 से 10 पर लीफ हमको देखने को मिल जाए जो एडल्ट होता है, और वहीं निम्फ अगर हमको 20 से 20 निम्फ पर लीफ देखने को मिल जाए तो इसका मतलब कि अब हमें इस पर पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देना चाहिए। वहीं अगर हम बॉल वर्म की बात करें तो 10% सूट्स एंड बॉल डैमेज, अगर 10% सूट या फिर बॉल्स अगर हमको डैमेज मिल रही है, रेंडमली हम सेलेक्ट करेंगे
और एक जगह पर वहाँ पर 100 को गिन लेंगे, उसमें से देखेंगे कितने में छेद है तो हम परसेंटेज आराम से निकाल लेंगे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि अब इसको हमें दवा डाल देनी चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। स्टेम बीबीएल अगर 10% प्लांट इन्फेक्टेड हो गए हैं इससे तो डाल देना चाहिए। स्पोडोप्टेरा के अगर 8 एग मासेस पर 100 मीटर रो, अगर 100 मीटर की एक रो है, मान लो कॉटन की जो रो है, एक रो हम 100 मीटर तक देखेंगे, उसमें अगर हमको 8 एग मासेस समझते हो, इंसेक्ट जब अंडे देते हैं तो वो मास में देते हैं, ऐसे एक तरीके का सेल बना लेते हैं, उसी में ढेर सारे अंडे देते हैं। अगर हमको 8 ऐसे देखने को मिल जाए तो इसका मतलब हमको स्पोडोप्टेरा, इसके लिए अब हमें मेजरमेंट कुछ लगाना चाहिए, कुछ इसको मेजर करने के लिए कुछ करना चाहिए, इसको मैनेज करने के लिए। उसके बाद इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यूजिंग ऑफ लाइट ट्रैप फॉर हॉपर, स्पोडोप्टेरा एंड बॉलवर्म। इन सबको रोकने के लिए लाइट ट्रैप का हम यूज कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने राइस में आपको बताया था। फेरोमोन ट्रैप का यूज कर सकते हैं, मॉनिटरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फेरोमोन ट्रैप क्या होता है? फेरोमोन ट्रैप एक तरीके का ऐसा ट्रैप होता है, इसमें एक तरीके का ऐसा सिंथेटिक केमिकल यूज किया जाता है जो महकता है, एक फ्रेगनेंट का यूज किया जाता है, और ये फ्रेगनेंट बिल्कुल वही फ्रेगनेंट होता है जो फीमेल मेटिंग के टाइम पे निकालती है। फीमेल मेटिंग के टाइम पे फ्रेगनेंट निकालेगी, फिर उसको जो मेल होता है वो सूंघ के आ जाता है, फिर मेटिंग करते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो जब हम ये फेरोमोन ट्रैप लगा देंगे तो वहाँ से वो गंध आएगी, तो इंसेक्ट को लगेगा, मेल को, कि यहाँ पर फीमेल है जो मेटिंग के लिए बुला रही है, फिर वहाँ जाएगा, उसी ट्रैप में वो फंस जाएगा। तो अगर मेल की जनसंख्या घट गई तो फीमेल के अंडे पैदा करेंगी, नहीं कर पाएंगी तो उनकी भी जनसंख्या घट जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारी जो क्रॉप है वो सेफ हो जाएगी। फिर कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड इन्फेक्टेड बॉल्स। जो इन्फेक्टेड बॉल्स होती हैं, मतलब जिस बॉल में छेद हो गया है, जो ख़राब हो गया है, उसको निकालेंगे, तोड़ के फेंक देंगे। उसके साथ साथ इसी में जो इंसेक्ट होगा वो भी निकाल के उसको भी डैमेज कर देंगे। इसको सबको कलेक्ट करके और डिस्पर्स कर देंगे, इधर उधर कहीं ले जाके इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद यूज़ ऑफ नेचुरल एलेमी ऑफ कॉटन पेस्ट। कॉटन पेस्ट का जो नेचुरल एलेमी है, जिसको हम बोलते हैं क्राइसोफर्ला कार्निया या फिर ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा क्या होता है? इसका पेट खराब कर देता है। जो ये बॉलवर्म होता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ये बिगाड़ देता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा तो ये खाएगा नहीं, समझ गए। और इसके बाद क्राइसोफर्ला जो कार्निया होता है, ये एक नेचुरल पैरासिटॉइड होता है, ये इसको खाता रहता है, इसके अंडे को शायद खाता है, एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ इसके नेचुरल एनिमी होते हैं। क्राइसोफर्ला कार्निया और ट्राइकोग्रामा, ये दोनों ही नेचुरल एनिमी होते हैं कॉटन के पेस्ट जो लगते हैं उनके। अब आगे हम बात करते हैं अपना इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप। अब इसमें से आगे कुछ हम डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में डिटेल में समझते चलेंगे, और कौन कौन सी क्रॉप में कौन कौन से मेजर इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जब मैं एग्रोनॉमी पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं इंसेक्ट और पेस्ट जो लगते हैं वो मैं एक साथ ही पढ़ाऊँगा। इसी तरीके से मैंने रोग के बारे में भी बताया था कि मैं रोग को भी एक साथ ही पढ़ाऊँगा, जिससे आप लोगों को समझने में और याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो वो अब समय आ चुका है कि एग्रोनॉमी जो मैंने पढ़ाया था उसके सबके इंसेक्ट पेस्ट अब मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, और जब मैं पैथोलॉजी शुरू करूँगा तो उसमें मैं डिजीज़ पढ़ा दूँगा। तो इस तरीके से आपका जो रोग है, डिजीज़ है या फिर इंसेक्ट पेस्ट है, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली क्रॉप है वो है राइस क्रॉप। राइस क्रॉप में जो भी पेस्ट लगते हैं उनके बारे में। तो राइस क्रॉप में एक सबसे पहला जो पेस्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं येलो स्टेम बोरर। इस तरीके का इसका जो ये होता है लार्वल स्टेज, इस तरीके का दिखता है। और येलो स्टेम बोरर के अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये क्या होता है, ट्राइपोराइजा स्क्रोफेगा इंसर्टुलस। स्क्रोफेगा इंसर्टुलस होता है या फिर ट्रायोफाइजा इंसर्टुलस होता है। ठीक, फैमिली की बात करें तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में ये पायरिलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ये मोनोफाइगस होता है। मोनोफाइगस का मतलब ये इसका पूरे जीवन साइकिल में केवल एक ही होस्ट होता है, राइस। राइस के पौधे पर ही रहेगा, उसी को खाएगा और वहीं पे अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। अगर राइस नहीं मिली, राइस का प्लांट उसको नहीं मिला तो ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा। इस तरीके से इसको कहते हैं मोनोफाइगस, एब्सोल्यूट पेस्ट ऑफ राइस। ये केवल राइस पे ही लगता है। फुल ग्रोन लार्वी हाइबरनेट इन राइस स्टेबल। जो राइस का स्टेबल होता है यानी कि राइस का जो पुआल होता है उसी में जो फुल्ली ग्रोन इसके लार्वे होते हैं वो वहीं पर रेस्ट करते हैं, वहीं में पड़े रहते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेट का क्या मतलब है
इनकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो जाती हैं, इतनी कम हो जाती हैं कि केवल ये जीवित रहते हैं, तो हाइबरनेशन में ये चले जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे जो पोल पे रहने वाले जो दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव पे जो रहने वाले जीव हैं, वो जब बहुत भीषण ठंडी पड़ने लगती है तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इसी तरीके से अपने जो डेसिडुअस प्लांट है, यानी कि जो ठंडी क्षेत्र में ग्रो किए जाने वाले प्लांट हैं, उनमें जब आता है तो वो भी एक तरीके का हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कहने का मतलब कि उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और लगता ऐसा है कि जैसे पौधा अब सूख गया है। तो इस तरीके का हाइबरनेशन होता है। तो ये राइस का जो स्टेबल होता है वहाँ पर हाइबरनेट कर जाता है। इसका जो फुल्ली ग्रोन लार्वा होता है इस तरीके का। इट प्यूपेड इनसाइड प्लांट, इसका जो प्यूपा होता है, यानी कि प्यूपा बनने की जो प्रक्रिया होती है प्लांट के अंदर हो जाती है। वो स्टेम को छेद कर देगा, उसी छेद के अंदर घुस जाएगा और फिर स्टेम के अंदर ही अपना एग के बाद लार्वा और प्यूपा बनाएगा, फिर एडल्ट होगा, फिर बाद में बाहर उड़ के चला आएगा। इसका जो फुल्ली ग्रोन लार्वा होता है उसका अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो 20 मिलीमीटर तक होता है। इसका ये जो लार्वा है, ये इसकी लंबाई अगर फुल्ली एडल्ट हो गया है, फुल्ली ग्रो हो गया है, एडल्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि एडल्ट हो जाएगा तो वो एक तरीके का इंसेक्ट बन जाएगा। ये लार्वा जो होता है, या फुल्ली ग्रोन लार्वा जो होता है, मतलब मैक्सिमम बड़ा होता है लार्वा, क्योंकि अब इसके बाद ये प्यूपा बन जाएगा। तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, वो लगभग 20 मिलीमीटर के आसपास होती है। एडल्ट आर डर्टी वाइट एंड ग्रीनिश येलो फ्रंट विंग, इसका जो इस तरीके का ग्रीनिश येलो फ्रंट विंग होता है और डर्टी वाइट कलर का होता है। फिर आगे हम बात करते हैं सिम्टम ऑफ डैमेज, ये किस तरीके से राइस को डैमेज करता है। इसका जो कैटरपिलर होता है एलोंग इसके जो लार्वा होता है, लेपिडोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। कैटरपिलर बोले तो इल्ली, ये होता है कैटरपिलर। ये है लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज को हम इसमें जो लेपिडोप्टेरा का इंसेक्ट का जो लार्वल स्टेज होता है उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। तो इसका जो कैटरपिलर होता है केवल यही डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि केवल यही पौधे को नुकसान करता है। ये वाला जो एडल्ट होता है ये नुकसान नहीं करता है, डायरेक्टली नहीं नुकसान करता है, इनडायरेक्टली तो नुकसान करेगा। अगर मेल है तो फीमेल के साथ मैटिंग करवा के जनसंख्या बढ़वाएगा और तब उसके लार्वे खाएंगे, लेकिन डायरेक्टली ये पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। केवल और केवल ये जो इसका कैटरपिलर है केवल यही नुकसान पहुंचाता है। किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, इट बोर एंड फीड इनसाइड द स्टेम, स्टेम के अंदर छेद कर देगा और स्टेम के अंदर ही उसको खाता जाएगा और उसको खोखला करता जाएगा। एंड कॉन्स्ट्रक्ट एन इमरजेंस होल which always located above the water level। जैसे मान लो ये धान है, यहाँ पर ज़मीन है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो इसके ऊपर जो मेन स्टेम होगा उसमें छेद कर देगा और छेद करके फिर इसी में ऐसे ऊपर नीचे खाएगा। इसका जो ये सुराख होता है ये हमेशा पानी से ऊपर ही रहता है। इसके बाद बिफोर फ्लावरिंग जब राइस में होने लगती है उससे पहले कैटरपिलर प्रोड्यूसेस डेड हार्ट, इससे डेड हार्ट प्रोड्यूस होने लगता है ऑन अफेक्टेड प्लांट्स बाय कटिंग ग्रोन पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द बेस। बात समझना ध्यान से। डेड हार्ट का क्या मतलब, जैसे फ्लावरिंग जो होने लगी, ठीक। अब आपने देखा होगा कई बार आप जब धान के खेत में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि धान की बालियां दिखेंगी एक से सफ़ेद सफ़ेद सी। जब उसको आप टच करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि धान तो दिख रहा है लेकिन उसके अंदर चावल बिल्कुल नहीं बना है। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि ये मेन स्टेम में अंदर घुस जाता है और नीचे से ही काट देता है। ये मेन स्टेम अगर यही नीचे से काट देगा तो बगल में क्योंकि पत्तियां लगी होती हैं तो ये गिरता नहीं है, ऐसा लटक नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि अब नीचे से कट गया है तो ऊपर न्यूट्रिएंट जाएगा नहीं, तो ऊपर वो चाहे फ्लावरिंग स्टेज में हो और चाहे फिर वो मिल्किंग स्टेज में हो वहीं पर जाके सूख जाएगा। तो केवल हमको ऐसे धान ही देखने को मिलेगा सफ़ेद सफ़ेद सा। पूरा पौधा बिल्कुल हरा रहेगा लेकिन धान वो जो बीच में रहेगा वो सफ़ेद हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डेड हार्ट। द ड्राइंग ऑफ ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज डेड हार्ट। ये मैंने बता दिया कि ग्रोइंग पार्ट में जो डेड पार्ट होता है उसको हम डेड हार्ट बोलते हैं। प्लांट दैट आर अटैक्ड इन अर्ली स्टेज प्रोड्यूस ईयर डिवाइड ऑफ ग्रेन्स एंड आर नोन एज वाइट ईयर या वाइट हेड ड्यू टू ड्राइंग ऑफ इंटायर पेनिकल। पूरा पेनिकल ही खराब हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर अर्ली स्टेज में हो गया, जैसे मिल्किंग स्टेज या फिर फ्लावरिंग स्टेज में हुआ, तो हमको ऊपर बाली दिख रही होगी कि वो जो सफ़ेद सी हो गई है। लेकिन अगर उससे पहले ही हो गया तो इसमें जो बीच वाला ये जो पेनिकल निकल रहा है, ये पेनिकल नीचे से ऐसे काट देगा तो ये बिल्कुल वाइट कलर का एक ऐसे सूख जाएगा, वाइट सा वो पूरा सूख जाएगा क्योंकि नीचे से न्यूट्रिएंट अब इसमें जा नहीं रहा है। तो इस तरीके का सिम्टम देखने को आपको मिलता है। इस तरीके का सिम्टम ये जो होता है ये प्रोड्यूस करता है। आगे बात करते हैं बासमती राइस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इससे
सफ़र करता है। बासमती राइस में ये जो येलो स्टेम बोरर है ये सबसे ज़्यादा लगता है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप स्टेबल, जो क्रॉप के स्टेबल हैं उनको कायदे से इकट्ठा करो और उनको कायदे से रिमूव करो, उनको किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो जिससे वो स्टेबल नहीं रह पाएँ, क्योंकि उसका जो फुल्ली ग्रोन लार्वा होता है वो उसी स्टेबल में रहता है। तो अगली बार जब आप फील्ड में फिर से लगाएंगे धान तो फिर अगली बार वो आ जाएगा और फिर नुकसान करेगा। सिंस एग ऑफ स्टेम बोरर आर लेड नियर टिप ऑफ द लीफ, लीफ के बिल्कुल ऊपरी पार्ट पे ये अंडे देता है, तो क्लिपिंग एंड बर्निंग ऑफ टिप ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग के ऊपरी पत्तियों को काट दीजिए और उनको फिर जला दीजिए, जिससे फिर रूटीन बिफोर ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग के पहले ट्रांसप्लांटिंग जब हम कर रहे होते हैं नर्सरी में जो पौधे होते हैं उनके ऊपर की पत्तियों पर इसके अंडे देखने को मिलते हैं, तो ऊपर की पत्तियों को अगर काट के फिर लगाएंगे तो क्योंकि उस पर अंडे रहते हैं तो वो अंडे वो अलग हो जाएंगे, उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, जला देंगे, तो हमारी फसल सुरक्षित हो जाएगी। अगर खेत में लग गया है तो खेत में लग जाएगा, तो हमको क्या करना है, कैरटाप हाइड्रोक्लोराइड 4G, इसको हम 2.5 किलोग्राम AI पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देंगे तो हमारा बच जाएगा। उसके बाद चाहे हम फिर कार्बाफ्यूरान, जो कि फिर फ्यूराडाउन नाम से एक दवा आती है, इसको डाल सकते हैं 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो इससे हमें निजात मिल सकती है। इसके बाद जो अगला पेस्ट लगता है राइस में वो है राइस हिस्पा, जिसको हम बोलते हैं डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा। क्या है? डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा, डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा, राइस हिस्पा डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं पेस्ट और इंसेक्ट बता रहा हूँ इनके साइंटिफिक नेम जरूर याद कर लेना। जैसे मैं क्लासिफिकेशन बता रहा था तो उसमें बहुत ढेर सारे ऐसे साइंटिफिक नेम थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो मुझे अभी फ्रेंकली मैं भी बताऊं तो मुझे भी नहीं याद है क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस समय जो मैं पढ़ा रहा हूं और क्रॉप में जो साइंटिफिक नेम आ रहे हैं इसका साइंटिफिक नेम याद करना मस्ट है आप लोगों के लिए, तो इसलिए इसको ज़रूर याद कर लेना। डाइक्लोडिस्पा आर्मीजेरा ये किस तरीके का होता है, इसकी जो फैमिली होती है वो क्रेन्सोमेलिडी होती है और ये कोलियोप्टेरा फैमिली से ये कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर होता है उससे बिलोंग करता है। बात करते हैं इसका क्या होता है, सीरियस पेस्ट ऑफ राइस होता है। स्मॉल ब्लूइश ब्लैक बीटल, एक तरीके से स्मॉल ब्लूइश ब्लैक होता है, यानी कि हल्का सा नीला रंग लेते हुए काले कलर का होता है ये बीटल। रिकॉग्नाइज बाई न्यूमेरस शॉर्ट स्पाइन, इनकी बॉडी पर ऐसे पतले पतले से स्पाइन निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं बॉडी, व्हिच गिव ए कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस। इस तरीके से ये हिस्पा दिखता है। किस कलर का होता है? येलोइश ब्लैक कलर की बीटल होती है जिसके बॉडी पर क्या होते हैं, स्पाइन्स निकले होते हैं इस तरीके से ऐसे, जिससे हम ये जान पाते हैं कि ये राइस हिस्पा है। इसके डैमेज करने का सिम्टम क्या होता है, जब ये पौधों को डैमेज करता है राइस को, तो किस तरीके का सिम्टम राइस में प्रोड्यूस होता है? डैमेज इज डन बाई लार्वी एंड लीफ एज लीफ माइनर। इसका जो लार्वी होता है, राइस हिस्पा का जो लार्वल स्टेज होता है वही पौधों को डैमेज करता है। और किस तरीके से डैमेज करता है? लीफ माइनर, बोलो तो लीफ में छेद कर देता है। प्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट ब्लॉच ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। बात समझना, ये इस तरीके से पत्तियों को खाएगा कि एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉच हो जाएगा। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पत्तियों में जो पतले पतले वाइन्स होती हैं वो तो सुरक्षित है, मतलब एक जालीदार पत्ती बना देगा, जालीदार पत्ती, वो वाइन्स जो होंगी वो दिखेंगी और इस पार से उस पार देखने लगेगा, जो हरा मटेरियल होगा वो सब खा जाएगा। ये इसी को लीफ माइनर बोलते हैं। ये इस तरीके से डैमेज करता है। द एडल्ट आल्सो फीड ऑन ग्रीन मैटर, जो इसका एडल्ट होता है वो भी ग्रीन मैटर खाता है, मतलब हरे पार्ट को पौधे के खाता रहता है। एंड प्रोड्यूस व्हाइटिश स्टिक पैरेलल टू मिड रिब ऑफ द लीफ। वाइट स्टिक एक प्रोड्यूस करता है जो मिड रिब होता है। जैसे मान लो ये पत्तियां होती हैं धान की, तो धान की पत्तियों में जो बीच वाला पार्ट होता है इसी पे एक वाइटिश स्टिक प्रोड्यूस करता है जो पैरेलल होगा मिड रिब के। ऐसे बात समझना ध्यान से, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। ये पत्ती है, पत्तियों में ये मिड रिब है। अब मिड रिब के ऐसे पैरेलल में क्या बनाएगा, एक वाइटिश कलर का एक स्टिक बनाएगा। उस तरीके से आपको दिखेगा। अब मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा कि मैं फ़ोटो नहीं लगा पाया क्योंकि मैं सर्च कर रहा था तो मुझे फ़ोटो नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व करा होगा तो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा। ये जो पत्तियों का बिल्कुल मिड रिब होता है, जो यानी बीच में जो एक नस नुमा चीज़ होती है, उसी के पैरेलल में बगल में ऐसे वाइट कलर का एक आपको स्टिचेस देखने को मिलेगा। सीवियरली इन्फेक्टेड जो लीफ होती है वो ड्राई हो जाती है एंड
प्रेजेंट ए वाइट ड्राइड अप अपीयरेंस इन द फील्ड, और एक सफ़ेद सफ़ेद सा ड्राइड अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। इसका अगर हम मैनेजमेंट है तो ये हिस्पा का इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, तो इसको मैनेज करने के लिए नर्सरी बेड एड आर फ्लडेड, जो नर्सरी बेड होती है उसको पानी से बिल्कुल भरा रखो, पानी भरा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। द फ्लडेड बीटल आर कलेक्टेड बाय नेट एंड किल्ड। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो होते हैं, जब आपने ध्यान दिया होगा, जब आप इसके राइस की ट्रांसप्लांटिंग करें नर्सरी में जाते हैं, नर्सरी से जब आप इसको चुगाई करते हैं, मतलब निकालते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए, अगर उसमें पानी भरा होगा तो आपको एक दिखेगा कि काले काले कलर का इस तरीके का एक कीड़ा होता है जो पानी के ऊपर ऐसे तैरता रहता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि नर्सरी में पानी भर देंगे, ठीक। अब पानी जब हम उसमें भर देंगे, और पानी ऐसे भरना है कि थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए पानी इतना भर दो कि जो नर्सरी है पूरी डूब जाए, ठीक। मैं तरीका बता रहा हूँ, एक बार ऐसे करो कि इतना पानी भर दो कि पूरी नर्सरी डूब जाए, और जब ये पूरी नर्सरी डूब जाएगी तो इसमें पानी के ऊपर ये पूरे तैर जाएंगे, जितने भी हिस्सा रहेंगे पानी के ऊपर तैर जाएंगे। फिर उस पानी को ऊपर से ऐसे क्या करो, छान लो, एक किनारे ले आओ, ऐसे जाली वाली लगा के थोड़ा सा ऐसे छान लोगे तो ऊपर ही रहेंगे, तो सब छन के चले आएंगे। और इसके तुरंत बाद ही पानी को ड्रेन कर दो, पानी को खेत से निकाल दो, क्योंकि नहीं तो आपकी फिर जो नर्सरी है वो ख़राब हो जाएगी। तो पानी तुरंत ही निकल जाएगा, मतलब कुल मिला के आधे घंटे का ही काम तमाम हो जाएगा, तो सब निकल जाएंगे, आपको कोई दवा भी नहीं डालनी पड़ेगी। क्लिप ऑफ हाफ टिप बिफोर ट्रांसप्लांटिंग, ये भी मैंने बताया कि उसकी जो धान की जो ऊपर की आधी पत्तियाँ होती है उसको काट दो। जैसे मान लो आपने धान निकाला, ये निकाला और ये नीचे जड़ है, ये ऊपर की पत्तियाँ हैं, तो आप ऊपर से इतनी पत्तियों को इतने को काट कर बाहर निकाल दो, तो इससे आपके जो ये होता है ये सुरक्षित हो जाएगा। अगर केमिकल डालना चाहते हो तो क्लोरोपाइरिफॉस जो आती है वो 625 ml का एक घोल, 625 ml ले लो क्लोरोपाइरिफॉस, और उसको 250 लीटर पानी में डाल दो, और डाल के 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर दो। लार्वल अगर है, लार्वल पैरासिटॉइड से हिस्पा का जो होता है, बोले तो हिस्पा की जो लार्वा को खाता है उसका नाम है यूलोफस फेमोरलिस। क्या होता है? यूलोफस फेमोरलिस। एक तरीके का ये क्या होता है, लार्वल पैरासिटॉइड्स होता है, इसका यूज कर सकते हो, जिससे जो हिस्पा का जो लार्वा होता है उसको ये इंसेक्ट खा जाएगा, तो हमारी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी। फिर अगला जो है वो है राइस गंधी बग। राइस गंधी बग ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पेस्ट होता है जो राइस में आपको देखने को मिलेगा। इसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये होता है लेप्टोकोरिका एक्यूटा। लेप्टोकोरिका एक्यूटा जो होता है वो राइस का गंधी बग होता है, इस तरीके से देखने को मिलता है आपको राइस गंधी बग। और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है कोरेडी फैमिली होती है, और हेमिप्टेरा जो इंसेक्ट का ऑर्डर होता है उससे बिलोंग करता है राइस गंधी बग। ये पीरियोडिक पेस्ट है राइस का, मतलब ये कभी कभी लगता है, ऐसे नहीं हरदम लगेगा, ये पीरियोडिक पेस्ट होता है, ठीक। एडल्ट बग्स हैव लॉन्ग लेग, इनकी जो लेग होती है ये खूब बड़े बड़े से लेग होते हैं, बड़े बड़े से लेग होंगे एडल्ट होगा तो, एंड सिलेंडर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग, 20 मिलीमीटर तक लॉन्ग होते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं इसका सिम्टम ऑफ डैमेज, किस तरीके से ये राइस जो गंदी बग है किस तरीके से डैमेज करेगा। द पेस्ट व्हेन डिस्टर्ब्ड enemy are pungent or unpleasant smell which give to this pest the name गंधी बग। इसमें क्या होता है, गंधी बग का एक सबसे मेन जो सिम्टम होता है कि जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं या जैसे लगेगा कि ये हमें, अब कोई हमारे पास एनिमी है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो क्या करेगा, एक अपनी बॉडी से एक इमिट करेगा, एक पंजेंट स्मेल टाइप का एक लिक्विड इमिट करेगा, और वो जब पंजेंसी निकलेगी तो ऐसा निकलेगी, बहुत बदबूदार होगी, और वो इतनी ज़्यादा गंध करती है, इसी गंध की वजह से इसका नाम पड़ गया गंधी बग। इन अर्ली मॉर्निंग द निम्फ एंड एडल्ट, जब सुबह का टाइम होता है तो सुबह के टाइम पे इसके निम्फ और एडल्ट जो होते हैं वो मिल्की जो जूस होता है राइस का, राइस के जो मिल्किंग स्टेज होता है उस समय पर इसका जो मिल्क होता है राइस के जो धान होता है उसके अंदर, उसको चूसते रहते हैं। फ्रॉम डेवलपिंग ग्रेन एट मिल्की स्टेज कॉजिंग इनकम्प्लीटली फिल्ड पेनिकल्स एंड इम्पटी ऑफ ग्रेन। इसमें ग्रेन जो होता है वो नहीं बनेगा, क्योंकि मिल्किंग स्टेज में जो दूध है उसका वो उसने सक कर लिया तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसमें जो चावल है वो चावल बनेगा ही नहीं। इसके बाद ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट आर अपीयर अराउंड द होल, एक होल बनाएगा और उसमें उसके बगल बगल में ब्लैक और ब्राउन टाइप का एक स्पॉट बन जाएगा जो कि बग बनाता है, जिसको हम बोलते हैं सूटे मोल्ड।
इसके बाद दिस पेस्ट अटैक द राइस क्रॉप पीरियोडिकली, ये राइस क्रॉप को पीरियोडिकली ये क्या करता है, अटैक करता है। इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए क्लीन कल्टीवेशन करेंगे, यानी कि पैडी फील्ड और सराउंडिंग का जो बंड है वो शुड बी केप्ट क्लीन फ्रॉम वीड नहीं होना चाहिए, कोई खरपतवार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन कल्टीवेशन करना चाहिए। कोई भी धान का पुराना एक्स्ट्रा ना हो, या अगर गेहूं के बाद धान कर रहे हैं तो गेहूं के कोई एक्स्ट्रा उसमें बचे ना हो, बिल्कुल क्लीन कल्टीवेशन करेंगे। बुआई से पहले मिट्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, उसमें पुराने किसी भी क्रॉप के अवशेष ना बचे हों, तो हमारी ये फसल सुरक्षित रहेगी। एडल्ट बग कैप्चर थ्रू लाइट ट्रैप एंड डिस्ट्रॉयल, लाइट जो ट्रैप होता है उसके थ्रू इनके एडल्ट बग को कैप्चर कर लिया जाता है, फिर इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हैंड कलेक्शन भी कर सकते हैं, हाथ से पकड़ पकड़ के गंदी बग जितने हैं उनको हाथ से पकड़ पकड़ के कलेक्ट कर लो, फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दो। रेजिस्टेंट वेराइटी हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे ग्रो बादशाह भोग वैरायटी, ये बादशाह भोग वैरायटी एक होती है राइस की, इसको हम ग्रो कर सकते हैं। और या फिर हमें स्प्रे कर सकते हैं मैलाथियन 50 EC 650 ml पर हेक्टेयर, क्या करेंगे, सॉरी 675 ml पर हेक्टेयर, 675 ml दवा लेंगे मैलाथियन 50 EC, और इसको 250 लीटर पानी में डाल के छिड़काव कर देंगे, तो जिससे ये होते हैं वो सब डैमेज हो जाएंगे। फिर अपना जो अगला पेस्ट है जो कि राइस में लगता है वो है ब्राउन प्लांट हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर इस तरीके से दिखता है। इसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है निल्ला परवाटा लेजेंस होता है। इसकी फैमिली होती है डिलफेसिडी, और ये हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है। जो हॉपर होते हैं, जितने भी हॉपर हैं, ये सभी हेमिप्टेरा से बिलोंग करते हैं। ये मैंने बताया था हॉपर किससे बिलोंग करता है, बीटल किससे बिलोंग करता है, फ्लाई किससे बिलोंग करता है, वीबल किस पे बिलोंग करता है, ये सभी चीज़ें मैं क्लासिफिकेशन में आपको अच्छे से बता दिया हूँ। सीरियस पेस्ट ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ पैडी के जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती हैं उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। इट अपीयर ड्यूरिंग लेटरल पार्ट ऑफ क्रॉप सीजन का जो लेटर पार्ट होता है, यानी कि ऐसा समझो कि जब क्रॉप हम स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा, नर्सरी में नहीं दिखेगा, फिर बाद में जब ये फुल्ली ग्रो हो जाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगा, फिर जब मिल्किंग स्टेज स्टार्ट होगी उससे जस्ट पहले ये देखने को मिलेगा। फुल्ली वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम से लेके और फिर हार्वेस्टिंग के टाइम तक ये आपको ब्राउन प्लांट हॉपर देखने को मिलता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, बोथ निम्फ और एडल्ट दोनों ही इसको डैमेज करते हैं। सेल सेप को, यानी कि कोशिकाओं में जो उपस्थित रस होता है उसको चूस के इस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ बैठ जाएंगे वो प्लांट हॉपर, और जिस पौधे को चूस लेंगे वो ऐसे डैमेज हो जाएगा। ये प्लांट हॉपर की वजह से ये डैमेज दिख रहा है आपको, और ये येलो कलर के हो जाएंगे। अंडर द फेवरेबल कंडीशन, अगर इनको एक फेवरेबल कंडीशन मिल गया, जैसे हाई ह्यूमिडिटी मिल गई, ज़्यादा नाइट्रोजन एप्लीकेशन मिल गया, और कोई हवा नहीं मिली, यानी कि हवा नहीं बह रही है, हवा का बहाव नहीं है, तो इससे उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत इंक्रीज हो जाती है, और इससे बहुत ही सीवियर डैमेज होता है, जिसको हम हॉपर बर्न कहते हैं। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं सिम्टम, ये किसके हैं, ये हॉपर बर्न के सिम्टम हैं। कुछ कहीं कहीं लोकेलिटी में आपको देखने को मिला, जैसे ये पूरा फील्ड है, आपको और कहीं नहीं देखने को मिला, यहीं देखने को मिला। ढेर सारे यहीं आ गए होंगे और यहीं सेल सेप को चूस लिया होगा, जिससे यहीं पर ढेर सारे देखने को मिल गए। इसके बाद ये जो ट्रांसमिट होता है, इससे एक वायरस ट्रांसमिट होता है। ये जो आपका जो ये प्लांट हॉपर होता है, ये ब्राउन प्लांट हॉपर, ये क्या करता है, एक तरीके का वायरस को भी ये ट्रांसमिट करता है। मतलब इसकी बॉडी पर एक तरीके का वायरस भी रहता है, जिसका जो वायरस क्या करता है, ये ग्रासी स्टंट नाम का एक वायरल डिजीज़ फैलाता है धान में। ये होता है ग्रासी स्टंट। इसमें क्या होता है कि जो धान का पौधा होता है, धान की जो हिल होती है, ये इसको हिल बोलते हैं। एक एक जो ये दिख रहा है आपको, एक एक ये हिल है। अब इसमें बात समझना, इसमें क्या होता है कि जब अफेक्टेड हो जाएगा ये प्लांट, आएगा इस पे आएगा सेल सेप चूसेगा ब्राउन प्लांट हॉपर आके, तो जो वायरस है इसकी बॉडी पर जो चिपका था वो आ जाएगा और यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा, एक पौधे से दूसरे पौधे पर इसी हॉपर के थ्रू आएगा। अब यहाँ जब आएगा तो ये वायरस इस पौधे को इन्फेक्टेड कर देगा, और जब इसमें इन्फेक्शन अच्छे से हो जाएगा तो इस कंडीशन में फिर ये पौधा क्या करेगा, फिर ये पौधा बढ़ेगा नहीं, इसमें सेल डिवीज़न खूब ढेर सारा हो जाएगा। एक तरीके की इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो सेल डिवीज़न बहुत होता है, जिससे ढेर सारी पत्तियाँ, ढेर सारे ब्रांचेस निकलने लगेंगी इसमें, मतलब नीचे से ऐसे ढेर सारे पेनिकल्स निकलने लगेंगे, लेकिन ये बढ़ेंगे नहीं, जिसको हम बोलते हैं ग्रासी स्टंट। ग्रासी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ढेर सारा हो जाता है, इसे
एक गुच्छा बन जाता है। जैसे आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप ये अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये देखना ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन इसमें लग जाने की वजह से देखो ये कितना ज़्यादा मोटा हो गया। जबकि जब इसकी ट्रांसप्लांटिंग हुई होगी तो दोनों में 2 या 3 ही लगाए गए होंगे, लेकिन ये कम रह गया और ये ज़्यादा हो गया, तो ग्रासी हो गया और स्टंट का मतलब रुक गया, अब ये बढ़ नहीं रहा है। इसकी हाइट देखो बिल्कुल छोटी सी हो गई। ये एक तरीके से ग्रासी स्टंट वायरस होता है, जो कौन फैलाता है, ब्राउन प्लांट हॉपर फैलाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ग्रासी स्टंट वायरस है वो किसके थ्रू फैलता है, तो ब्राउन प्लांट हॉपर के थ्रू फैलता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि ब्राउन प्लांट हॉपर कौन सा वायरल डिजीज फैलाता है, तो वो है ग्रासी स्टंट वायरल डिजीज जो होता है ये फैलाता है। इसके अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसको मैनेज करने के लिए क्लोजर स्पेसिंग शुड बी अवॉइडेड, मतलब पास पास में जो हम पौधे लगा देते हैं उनको लगाने को अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा दूर दूर पर लगाना चाहिए। जैसे 20 गुणे 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग, मतलब सुखाओ फिर पानी दो, फिर सुखाओ फिर पानी दो, इस तरीके से करके हम थोड़ा सा मैनेज इसको कर सकते हैं। एले 30 सेंटीमीटर वाइड आफ्टर एवरी 3 मीटर ऑफ राइस प्लांटिंग, प्रोवाइड प्रॉपर एयरेशन। अगर इसमें प्रॉपर एयरेशन होता रहेगा, जैसे मान लो कि 3 मीटर तक आपने क्या करी, 3 मीटर, जैसे मान लो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा ये 3 मीटर हो गया, इतना हमने कर दिया, तो इसमें बीच में फिर क्या करेंगे, ये बीच में इतना ये 30 सेंटीमीटर की हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे जिससे प्रॉपर एयरेशन होती रहे, तो इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्रे इमेडोक्लोप्राइड, ये 20 SL 0.3% का घोल बनाकर इसको हम छिड़काव कर सकते हैं। फिर ग्रो मल्टी जीन रेजिस्टेंट वेराइटी, जैसे IR36 है या IR60 है, इन वेराइटियों को भी हम ग्रो कर सकते हैं, जिससे हमारा जो ब्राउन प्लांट हॉपर है वो नहीं नुकसान कर पाता है, रेजिस्टेंट होती है वेराइटीज़, तो इनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अब इसके आगे के जो राइस में लगने वाले जो पेस्ट हैं उनके अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। इससे पहले आप लोगों से थोड़ा सा एक निवेदन है कि वीडियो पसंद आ रही हो तो मुझे आप फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। जो QR कोड दिया गया है इसको स्कैन करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करता रहूँगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।